तो साथियों मित्रों, एक बार फिर मैं उपस्थित हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको जीव विज्ञान या लाइफ साइंस या जिसको बायोलॉजी कहते हैं उसके अंतर्गत साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान की बात करूंगा। कोशिका विज्ञान जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले 2 बना करके कोशिका विज्ञान के प्रारंभिक बातों को मैं समझा चुका हूं। चलते हैं उसी का तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें कोशिका के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे अंगों की संरचना और कार्य की बात होगी। तो देखते हैं कोशिका के बनावट के अंतर्गत जो भी ऑर्गन है महत्वपूर्ण उसकी बात करेंगे, जिसमें मैं 2-3 ऑर्गन की बात कर चुका था। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और केंद्रक की बात कर रहे थे। तो चलते हैं केंद्रक की तरफ और देखते हैं कि कोशिका का केंद्रक क्या है, किस प्रकार का होता है और क्या उसका महत्व है एक जीवित प्राणी में या एक कोशिका में। तो ये यहां पर साथियों साइटोलॉजी पार्ट 3 ये केंद्रक का एक छोटा सा रेखा चित्र मैंने बनाया है और रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझना है। तो यही न्यूक्लियस है, तो ध्यान रखना है ये केंद्रक है। और हमने बताया था कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर, उसके संरचना और कार्य के बारे में बताने वाला व्यक्ति स्ट्रासबर्गर थे। तो चलते हैं उसी केंद्रक के संरचना को देखें। तो ये केंद्रक के बाहर एक आवरण है चारों तरफ से, जो 2 मेम्ब्रेन का या 2 लेयर का बना हुआ। और ये जो 2 लेयर का बना हुआ इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ध्यान रखना है ये केंद्रक झिल्ली है जो अंदर में लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को केंद्रक द्रव कहा जाता है। इसके अंदर एक धागा दिख रहा है, ये इसको अंग्रेजी में जानना है और अंग्रेजी आपसे पूछेगा। नाम है क्रोमैटिन नेटवर्क। मैं पहले भी चित्र के माध्यम से आपको समझा चुका हूं, आज फिर से शुरू कर रहा हूं। तो इसको फिर से मैं संरचना को बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं इसके स्ट्रक्चर के कार्यों के बारे में वर्णन करूंगा। तो ये जो छोटा सा गोल संरचना दिख रहा है वो इस केंद्रक के अंदर एक छोटा सा केंद्रिका, और यहां पर बीच बीच में छोटे छोटे महीन महीन छिद्र होते हैं। जहां भी ज्वाइंट्स होता है वहां पर पोर होते हैं और इस छिद्र को यहां केंद्रक छिद्र कहा जाता है। तो यही एक केंद्रक के स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियस कह रहे हैं। और न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था ऑर्किड के फूल या ऑर्किड के प्लांट्स में कोशिका को देखते समय। तो ये केंद्रक के बारे में मैंने बताया था कि केंद्रक कोशिका के अंदर होने वाले सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो कैसे नियंत्रित करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसी को समझेंगे। और ये एक बड़ा टॉपिक है जिससे बहुत सारा सवाल एग्जाम पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है कि केंद्रक है और केंद्रक कोशिका के अंदर सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक इंपॉर्टेंट संरचना रखता है अपने पास, और संरचना का ही नाम क्रोमैटिन नेटवर्क है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो केंद्रक के अंदर का ये सबसे महत्वपूर्ण संरचना, और इसका निर्माण 2 चीज से होता है, एक तो डीएनए और दूसरा प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना है कि डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ एक धागे नुमा संरचना जिसको क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। और यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कोशिका का भी, जीवन का भी, एक लिविंग बॉडी का भी और केंद्रक का भी। तो ये ध्यान रखना है। और डीएनए के बारे में हमने पढ़ा है कि डीएनए किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ समझते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो एक ऐसा पदार्थ जो एक जीव के गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए, वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला एक अम्ल के रूप में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है। तो कभी एग्जाम में पूछ दे कि डीएनए है क्या, तो ये ध्यान रखना है डीएनए एक प्रकार का अम्ल है। आगे के चैप्टर में मैं डीएनए को समझाऊंगा जब हम लोग जेनेटिक्स या आनुवांशिकी चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, धागे नुमा, जो इस लिक्विड में केंद्रक द्रव में तैरता रहता है, जो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और डीएनए के अंदर जो मटेरियल है वो आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है और इसी से जीवों में कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम होता है। आपको पता होगा
कि एक माता पिता के बच्चे अपने माता पिता के स्वरूप से मैच करते हैं, मिलते जुलते हैं, समानता दिखती है। और यही गुण माता पिता के बच्चे में चले जाना आनुवंशिकी कहलाता है। और ये सारा काम यही करता है जिसको डीएनए कहते हैं। डीएनए ही मेन पार्ट है किसी भी जीवन का। हम एवोल्यूशन जब चैप्टर बता रहे थे तो मैंने चर्चा किया था कि पृथ्वी पर डीएनए का बनना ही जीवन की शुरुआत मानी जाती है। जब डीएनए बन गया वहीं से जीवन का सूत्रपात होता, मतलब पृथ्वी पर जो जीवन चल रहा है वो इसी डीएनए की वजह से चल रहा है। तो अब एग्जाम में पूछ दे कि कोशिका में डीएनए कहां मिलेगा, तो एक आंसर अगर खोजेगा, एक ऑप्शन, तो आपको केंद्रक ही करना। ये ध्यान रखना, केंद्रक के अलावा भी कुछ जगह होते हैं जहां पर डीएनए मिलता है, लेकिन प्रोमिनेंट जगह, सबसे मेन पार्ट न्यूक्लियस है। अब यहां पर इसी क्रोमैटिन नेटवर्क की बात करें। अब ये क्रोमैटिन नेटवर्क जब कोशिका डिवीजन करती है, विभाजन, तो डिवीजन आप समझते हैं कि एक कोशिका बढ़ती है और दो कोशिका बन जाती है। जो हमने कहा था सेल थ्योरी में कि सेल का काम है बड़ा होना, विकसित होना और डिवाइड होकर दो बन जाना। तो मान लें कि एक सेल है ये, और ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क है। अब ये डिवीजन करेगा तो एक सेल से दो सेल बनेगा, और दो सेल के अंदर भी केंद्रक होगा। तो ये डिवाइड करके पहले एक सेल था, अब दो सेल हो गया। लेकिन जब डिवीजन होने का समय आ जाता है, जब कोशिका विभाजन करने वाली होती है और अपने जैसी नई कोशिका बनाने का काम शुरू करती है, तो उस समय यह धागा धीरे धीरे अपने स्वरूप को बदलता है। और जब स्वरूप को बदलता है तो यही धागा इस प्रकार से जो गोल है, ये इस प्रकार ना होकर ये ऐसे कन्वर्ट कर जाता है, छोटा और मोटा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखने लगता है। और जब रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट कर जाता है तो इसी धागा का नाम हो जाता है क्रोमोजोम। तो ये ध्यान रखना है, क्रोमोजोम, या इसी को हिंदी में हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में यूपीएससी से लेकर बीपीएससी, एसएससी, सचिवालय सहायक या रेलवे के एग्जाम सब में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना कि पहले क्रोमैटिन नेटवर्क था, जब डिवीजन होने वाला था तो स्वरूप बदला और बन गया ये क्रोमोजोम, गुणसूत्र। अब यहां ध्यान रखना है कि ये क्रोमोजोम इस रूप में जो दिखता है वो डिवीजन का एक स्टेज होता है जिसको मेटाफेज कहा जाता है। और एग्जाम में ये पूछा है कई बार कि क्रोमोजोम का स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर चित्र, जो पिक्चर दिखाई देता है, वो डिवीजन के किस फेज में। तो आपको याद रखना है कि डिवीजन जब होगा तो एक स्टेज आता है मेटाफेज। कई स्टेज से गुजरने के बाद कोशिका का विभाजन का क्रिया संपन्न होता, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो बहुत सारे फेज हैं। और उसमें जब मेटाफेज तक स्टेज में आएगा तो इस समय गुणसूत्र बिल्कुल प्रोमिनेंट, एकदम क्लियर पिक्चर बन जाएगा। और इसलिए वैज्ञानिक जो भी डीएनए, गुणसूत्र, इन सब का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय यही माना जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि क्रोमोजोम का देखने का सबसे उपयुक्त समय जो है वो मेटाफेज स्टेज। तो इतना चीज ध्यान रखें। अब यहां पर जब क्रोमोजोम आया है तो क्रोमोजोम का हम डिटेल यहां पर स्टडी कर लें, ताकि आपको क्रोमोजोम से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप बना सकें। और निश्चित तौर पर एक दो सवाल यहां से पूछेगा हर एग्जाम। तो चलते हैं क्रोमोजोम के बारे में चर्चा करते हैं। और जब क्रोमोजोम की बात आ जाए तो ध्यान रखना है कि क्रोमोजोम का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले तो फैक्चुअल याद रखना। पहला कि क्रोमोजोम का खोज जो है एक व्यक्ति ने किया था जिनका नाम हॉफमिस्टर। तो ये ध्यान रखना है कि हॉफमिस्टर ने इनका खोज किया, पहली बार देखा इसको न्यूक्लियस के अंदर एक धागे के रूप में, जिसको गुणसूत्र कहा गया। लेकिन इसका नामकरण किया एक दूसरे व्यक्ति ने, नाम था वाल्डेयर। तो ये ध्यान रखना है कि वाल्डेयर ने इसको नामकरण किया। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉफमिस्टर जो हैं क्रोमोजोम के खोजकर्ता हैं, जबकि वाल्डेयर ने सबसे पहले इसको गुणसूत्र या क्रोमोजोम कहकर संबोधित किया। और ये दोनों पॉइंट पूछे कि क्रोमोजोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वाल्डेयर ने किया। और क्रोमोजोम को खोजा किसने, तो हॉफमिस्टर ने खोजा। अब जब क्रोमोजोम को स्टडी किया गया
तो पता चला कि क्रोमोजोम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो वही है डीएनए, क्योंकि वहां डीएनए था क्रोमैटिन नेटवर्क में, तो यहां भी डीएनए, और डीएनए के साथ साथ इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ ये क्रोमोजोम एक स्ट्रक्चर है, गुणसूत्र। अब ये क्रोमोजोम का जब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि क्रोमोजोम दो तरह के होते हैं। तो याद रखना है कि क्रोमोजोम जो है वो 2 टाइप्स का होगा, 2 प्रकार के, और दोनों प्रकार आपको ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाए। और 2 टाइप्स कौन कौन है इसी को हम लोग डिटेल में स्टडी करें, लेकिन उसको समझने से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमने शुरू में ही कहा कि आनुवांशिक मटेरियल है, जीवन को संचालित करता। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबके जीवन के संचालन की जिम्मेवारी इस पर, और इसलिए जो भी चीज हमारे लाइफ में घटित होता है वो इसी की बदौलत होता है। जैसे आजकल मेमोरी चल रहा है, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सब में मेमोरी चिप फिट है, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है कि कैसे फंक्शन करेगा वो, कौन कौन फंक्शन को वो अप्लीकेबल कर सकता है। देखते हैं मोबाइल को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नए नए वर्जन जब आते हैं तो उसको संचालित करने के लिए उसमें इनपुट अलग अलग डालना पड़ता। और इस रूप में आप डीएनए को या गुणसूत्र को एक इंपॉर्टेंट मेमोरी कोड समझे, क्योंकि गुणसूत्र, गुण मतलब कैरेक्टर होता है, सूत्र मतलब धागा होता है। तो एक ऐसा धागा जिसमें जीवन के सभी गुण निहित हों, जिसके द्वारा जीवन का संचालन होता है, उसी धागे को यहां क्रोमोजोम कहा गया, क्योंकि ये धागे के रूप में ही है। लेकिन ये धागा कोई मामूली धागा नहीं है। अभी हमने कहा कि 2 टाइप्स की जब बात करेंगे तो 2 टाइप्स जो होगा वो 2 तरह का होगा। पहला जो टाइप है क्रोमोजोम का उसका नाम है ऑटोजोम। तो ये ध्यान रखना है कि एक जो टाइप है वो ऑटोजोम, दूसरा जो टाइप है इसको सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 2 तरह के क्रोमोजोम की बात आती है, एक ऑटोजोम और एक सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम को 2 और रूप से जाना जाता है, एक का नाम सोमैटोसोम या इसी को बॉडी क्रोमोजोम भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखना जो आपसे पूछा जाए, तो ऑटोजोम का है, सोमैटोसोम का है या बॉडी क्रोमोजोम का है। एक टाइप ये है और एक टाइप सेक्स क्रोमोजोम। अब यहां पर दोनों को ध्यान रखना है कि यहां नाम से ही स्पष्ट है, बॉडी क्रोमोजोम या सोमैटोसोम। तो सोमैटिक सेल वैसा सेल जो शरीर के बनाने का काम करे, और शरीर का बनाने का काम निर्माण संबंधित है। और इसलिए ध्यान रखना है कि ऑटोजोम जो होगा वो शरीर का निर्माण करेगा, मतलब शरीर के निर्माण से संबंधित जो भी कार्य होगा वो सब ऑटोजोम के द्वारा संचालित होगा। मतलब बॉडी किसी प्राणी का, किसी पौधे का, किसी जानवर का किस तरह का, मनुष्य का शरीर मनुष्य जैसा होता है, पक्षी का शरीर पक्षी जैसा होता है, मछली का शरीर मछली जैसा होता है, गाय भेड़ बकरियां सब अलग अलग स्वरूप में दिखते हैं, सांप अलग दिखता है। तो वो जो बनावट है वो इस गुण सूत्र से कंट्रोल हो रहा है जिसका नाम ऑटोजोम। जबकि सेक्स क्रोमोजोम जीवों में लैंगिक गुणों को निर्धारित करता है। तो लैंगिक गुण जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, मेल फीमेल की बात, सेक्सुअल प्रजनन की बात, गैमिट्स की बात, ये सब निर्धारण सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा होता है। तो एक मेल मेल की तरह दिखता है, फीमेल फीमेल की तरह दिखता है, या मेल अपना काम मेल के गुण के द्वारा करते हैं, फीमेल अपना काम फीमेल अपने गुण के द्वारा करते हैं। वो दोनों जो कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है वो सेक्स क्रोमोजोम से हो रहा है। तो ये 2 तरह के गुण सूत्र मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बॉडी के निर्माण करने वाले कोशिका गुण सूत्र को कहते हैं क्या, तो ऑटोजोम। पूछ देगा कि सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला गुण सूत्र सेक्स क्रोमोजोम। और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाए साथियों, ये साइटोलॉजी का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, बेल बटन को दबाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको दें और रेगुलर बना सके। निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो ग्रामीण क्षेत्र में है उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। अब यहां से आगे चले तो ये 2 तरह के गुण सूत्र की बात आ गई, लेकिन गुण सूत्र का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है क्रोमोजोम का, और वो
पॉइंट जो है याद रखना है कि गुणसूत्र जो होता है वो जीवों की पहचान होता है, ये ध्यान रखना। तो जीवों की पहचान जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको गुणसूत्र कह रहे हैं, इसी के द्वारा होती है। अगर गुणसूत्र ना हो तो जीवों की पहचान आप नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है कि जीवों की पहचान कभी पूछ दे तो क्रोमोजोम से होगा। आपको पता होगा जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान, तो चर्चा होती है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जिसको तत्व कहते हैं, हमने बताया भी है केमिस्ट्री के वीडियो में एलिमेंट्स के बारे में। वीडियो देखें, प्लेलिस्ट बनाया है मैंने अलग अलग सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। तो प्लेलिस्ट में जाएं और मैं एक एक चैप्टर करके शुरू से बेसिक एकदम फाउंडेशन के तौर पर, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूशन में नवजीवन कैंपस के अंतर्गत पढ़ाता हूं फाउंडेशन में, उसी तरह से आप लोग को भी प्रोवाइड कर रहा हूं जो ज्यादा से ज्यादा पढ़े, लॉकडाउन के समय में अपने घरों में रहकर मेहनत कर सकें। इसी के लिए मैं टाइम निकाल करके काम कर रहा हूं। तो चलते हैं। पहला तो कि गुणसूत्र जो है जीवों की पहचान, हमने कहा एलिमेंट्स को पहचानने के लिए आपको पता होगा कि एक तत्व जो होता है उस तत्व की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होता है। तो परमाणु संख्या तत्व की पहचान और किसी जीव की पहचान क्रोमोजोम की संख्या से होता है। तो ध्यान रखना, जीवों की पहचान जो होगा वो गुणसूत्र की संख्या से होगा। तो गुणसूत्र की संख्या से कहने का मतलब क्या है कि किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या एक अगर प्रजाति है तो सब में बराबर होगा। जैसे तत्व में एटॉमिक नंबर फिक्स होता है किसी तत्व का। जैसे आपको कहा जाए कि एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम वह एटम है जिसके एटॉमिक नंबर की संख्या 13 होती है। पूछ दे कि सोडियम क्या है, तो सोडियम वह है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना कि जीवों में गुणसूत्र जो होगा वो फिक्स होगा। जैसे मानव एक प्रजाति है जीव की, जानवर के श्रेणी में है, मैमल्स में है, स्तनधारी है, पृथ्वी का सबसे विकसित प्राणी है। और मानव में जब गुणसूत्र देखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि मानव में गुणसूत्र जो होता है वो 46 होता है। 46 को या आप 23 पेयर भी कह सकते हैं। तो 46 कहें या 23 पेयर, बात कहें एक ही है। अब एक और हम लिख रहे हैं यहां जिसका नाम है अस्कैरिस, और अस्कैरिस में 2 होता, जबकि एक है जिसका नाम रेडियोलैरियंस है। और रेडियोलैरियंस में गुणसूत्र की संख्या 1500 होता। तो 3 मैंने इंपॉर्टेंट नाम लिखा है जो एग्जाम में अक्सर पूछेगा। तो पूछ देगा कि मानव में गुणसूत्र कितना, तो या तो 46 देगा या 23 पेयर देगा। एस्कैरिस में 2, रेडियोलैरियंस में 3। ये सबसे कम गुणसूत्र वाला जीव है और ये सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला जीव। इससे ज्यादा नहीं होता किसी में और 2 से कम नहीं होता। लेकिन हमने कहा पहचान है, और पहचान के रूप में मानव की जब पहचान करनी होती तो इस 46 नंबर से किया जाता। जैसे एक बाल मिले, हेयर, सिर में बाल है, बॉडी पर बाल है, स्तनधारियों में बाल एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर। और बाल अगर देखें तो स्तनधारी के सबके बाल शरीर पर बाल होता है। एक बकरे पर होता है, कुत्ते पर होता है, गाय पर होता है, शेर पर होता है, सबके शरीर पर बाल है। अब बाल को मिलाएं और दे दिया जाए कि ये बाल मानव का है, घोड़ा का है, कुत्ता का है, किसका है, तो उस बाल के सेल को स्टडी करना पड़ेगा। और सेल को जब स्टडी करेंगे और गुणसूत्र अगर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि अगर उसमें 46 गुणसूत्र है तो ये बाल किसी मानव का। इसलिए हमने कहा कि गुणसूत्र एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके द्वारा हम जीवों की पहचान कर लेते हैं कि कौन सा जीव किस रूप में है और उसके क्या कैरेक्टर। अब यहां के बाद आगे चलें तो 2 पॉइंट कि मानव में गुणसूत्र 46 है, सबसे कम अस्कैरिस में और सबसे ज्यादा रेडियोलैरियंस में। अब यहां के बाद ध्यान देना है कि हमने गुणसूत्र को लिखा 46 और 23 पेयर। अब 46 और 23 पेयर के हिसाब से कोशिका होती है 2 तरह की, एक होता है हैप्लॉइड और एक होता है डिप्लॉइड। तो ये 2 तरह के सेल है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब होता है द्विगुणित कोशिका और हैप्लॉइड मतलब होता है अगुणित कोशिका। तो बिल्कुल याद रखना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि हैप्लॉइड सेल किसको कहेंगे, तो कहेंगे वैसा कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या पेयर्ड हो, जोड़े में हो, तो उसको डिप्लॉइड कहेंगे। मतलब यहां जो गुणसूत्र होगा वो पेयर्ड होगा। तो पेयर्ड क्रोमोजोम जिसमें मिले, गुणसूत्र जोड़े में हो, तो कहेंगे डिप्लॉइड। और जब हैप्लॉइड होगा तो यहां गुणसूत्र अनपेयर्ड होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब गुणसूत्र कोशिका में पेयर्ड होगा तो उसको डिप्लॉइड माने, और जब गुणसूत्र कोशिका में अनपेयर्ड होगा, अकेले होगा, तो उसको हैप्लॉइड माने। और जब पेयर्ड होगा तो इस कोशिका को 2n से सूचित किया जाए, और जब अनपेयर्ड होगा तो कोशिका को n सेल से सूचित किया जाए। जैसे मानव में 46 गुणसूत्र है, टोटल बॉडी का कोई भी सेल निकालेंगे उसमें 46 गुणसूत्र मिले, और 46 गुणसूत्र 23 पेयर में। तो जितना भी मानव के केस में देखेंगे, ह्यूमन में, तो ह्यूमन का जो सेल है दो तरह का, एक है डिप्लॉइड और एक है हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो तरह का मानव में सेल। तो जब डिप्लॉइड होगा तो कोशिका जो होगी उसमें 23 पेयर गुणसूत्र होगा, जबकि जब हैप्लॉइड होगा उसी मानव के सेल में तो मात्र 23 गुणसूत्र होगा। तो ये ध्यान रखना, कभी पूछेगा कॉमनली तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, और इसके आधार पर आप चीजों को बता सकते हैं। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट कि हैप्लॉइड सेल किसको कहते हैं, डिप्लॉइड सेल किसको कहते हैं, गुणसूत्र पेयर्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे, गुणसूत्र अनपेयर्ड होगा तो किसको क्या कहेंगे। मानव में हैप्लॉइड सेल में गुणसूत्र की संख्या कितनी, डिप्लॉइड सेल में कितनी, 2n लिखा रहेगा तो डिप्लॉइड होगा, n लिखा रहेगा तो हैप्लॉइड होगा। अब यहां से हम मानव के गुणसूत्र को स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं ह्यूमन, या मैन ही लिखते हैं। तो मैन मतलब मानव है, और मानव में हमने कहा गुणसूत्र जो है वो गुणसूत्र की संख्या 46 है। इस 46 को आप 23 पेयर भी कह सकते हैं। तो 23 पेयर है मानव में गुणसूत्र। हमने कहा गुणसूत्र दो तरह का, ऑटोजोम और क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम। तो मैन में अब इसको डिवाइड करें तो ध्यान रखना है कि दो तरह का गुणसूत्र मिलेगा मैन। एक होगा ऑटोजोम और दूसरा होगा सेक्स क्रोमोजोम। तो ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम 46 में से ही बटेगा, 46 या 23 पेयर कहें, और 23 पेयर दो भाग में बट करके काम करेगा। वैसा गुणसूत्र 46 या 23 पेयर में से जो बॉडी का निर्माण करेगा, हमने लिखा है शरीर का निर्माण करने वाला ऑटोजोम होता है, जो लैंगिक गुण को डिसाइड करता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो बॉडी का निर्माण करने वाला जो ऑटोजोम है उसकी संख्या यहां पर 22 पेयर होता है। तो 23 पेयर है, 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोजोम। और ये ध्यान रखना है कि ये मेल या फीमेल में दोनों में सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। जैसा मेल में दिखेगा वैसा ही फीमेल में दिखेगा। अगर गुणसूत्र को निकाला जाए सेल से, और सेल को जब स्टडी करेंगे मेल फीमेल में, तो ऑटोजोम दोनों में एक ही जैसा मिलेगा। जबकि जब सेक्स क्रोमोजोम की बात करें तो सेक्स क्रोमोजोम मानव में एक पेयर होता है। ये ध्यान रखना है, एक पेयर। तो 22 पेयर और एक पेयर 23 पेयर। अब ये एक पेयर जो मानव में सेक्स क्रोमोजोम है ये दो तरह का है, मेल में अलग और फीमेल में अलग। यहां पर दोनों सिमिलर है, यहां कोई अंतर नहीं है, डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई विविधता नहीं है। लेकिन जब आप सेक्स क्रोमोजोम 1 पेयर की बात करेंगे तो यहां पर दो तरह का मिलेगा, एक मेल वाला और एक फीमेल वाला। ये ध्यान रखना। और मेल में जब इसको स्टडी करेंगे तो मेल में जो होगा ये एक्स वाई के रूप में मिलता। तो ये ध्यान रखना कि सेक्स क्रोमोजोम जो मेल में होता है वो एक्स वाई होता, और फीमेल में जो होगा वो एक्स एक्स होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यही वजह है कि सेक्स क्रोमोजोम मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स होने की वजह से मेल का बॉडी अलग रूप में डेवलप होता है और फीमेल का बॉडी अलग रूप में डेवलप होता है। मानव में मेल अलग दिखाई देते हैं, दाढ़ी मूछ होता है, बॉडी अलग पोस्चर में होता है। फीमेल में जो मस्तनधारी हैं, मानव हैं, उसमें
फीमेल का बॉडी का शेप अलग होता है। अब यहां पर अगर कॉन्सेप्चुअली पूछा जाए कि मेल और फीमेल के गुणसूत्र में सबसे बड़ा डिफरेंस किसका है, या कौन ऐसा गुणसूत्र है जो मेल में होता है फीमेल में नहीं होता है, या फीमेल में नहीं होता है मेल में होता है, तो वो यहां पर एक है ये बाई। जो बाई जो है मेल को फीमेल से अलग कर देता है। यहां पर बाई यहां नहीं, एक्स यहां है, यहां 2 एक्स है, यहां 1 एक्स है, लेकिन बाई सिर्फ मेल के पास है। तो ये ध्यान रखना। तो यही 2 तरह के क्रोमोजोम मानव में मिलते हैं। अब मानव में अगर मेल और फीमेल की बात किया जाए तो मेल का जो गुणसूत्र होगा वो और फीमेल का जो गुणसूत्र होगा वो, ये दोनों को ध्यान रखना। अब मेल और फीमेल को जब स्टडी करेंगे तो मेल का गुणसूत्र जो होता है हमने लिख दिया ऑटोजोम बाइस्फीयर और एक्स वाई। तो मेल का अगर गुणसूत्र आपसे पूछ दे तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे 22 पेयर और प्लस एक्स वाई जो होगा ये मेल का गुणसूत्र का समूह होगा। तो कभी पूछ दे कि मेल में एक डिप्लॉयड सेल है तो उसके गुणसूत्र का समूह होगा क्या, तो 22 पेयर प्लस एक्स वाई। जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में यही 22 पेयर होगा और यहां पर 22 पेयर के साथ साथ एक्स एक्स दोनों सेम टाइप का होगा। और इस प्रकार से ये फीमेल के बॉडी के सेल में गुणसूत्र पाया जाए। अब यहां पर ध्यान रखना है ये दोनों जो है डिप्लॉयड सेल, ये भी 2n सेल है और ये भी 2n सेल। डिप्लॉयड चूंकि हमने बताया डिप्लॉयड के बारे में कि पेयर्ड होता तो डिप्लॉयड है। और यहां देख रहे हैं 22 पेयर में है, एक्स वाई भी पेयर में है, यहां 22 पेयर है, एक्स एक्स भी पेयर में। मतलब ये बॉडी के डिप्लॉयड सेल का समूह। और बॉडी में हैप्लॉयड सेल भी बनता है। और जब हैप्लॉयड सेल बनेगा तो ध्यान रखना है कि गुणसूत्र आधा होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअली अंदर चलते हैं चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हम लोग गुणसूत्र को स्टडी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और स्टडी करें कि गुणसूत्र के प्रजनन के समय क्या बनावट है। चूंकि हमने कहा है कि यही जीवन को डिसाइड करता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब गुणसूत्र से चल रहे हैं। गुणसूत्र में जो भी चीज कोडिंग किया गया है नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, नाइट्रोजीनस बेसों के द्वारा, उसी के द्वारा जीवों में कैरेक्टर का निर्धारण हो रहा। अब चलते हैं मेल और फीमेल में प्रजनन के समय को देखें तो एक मेल है और एक फीमेल है। और मेल फीमेल का हमने कहा कि गुणसूत्र यहां लिखा हुआ है। तो लिखे मेल का 22 पेयर प्लस एक्स वाई, और यहां लिखे फीमेल का तो 22 पेयर और प्लस एक्स एक्स। ये मेल और फीमेल का गुणसूत्र है बॉडी के किसी भी सेल। लेकिन जब प्रजनन होता है तो प्रजनन के समय यहां मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन के समय क्रिया होती है जिसको गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। हम जब प्रजनन बताएंगे रिप्रोडक्टिव चैप्टर में, रिप्रोडक्शन में, तो वहां पर गैमीटोजेनेसिस के बारे में चर्चा हो। और जब गैमीटोजेनेसिस होता है तो मेल और फीमेल में गैमीट बनता है। और मेल में गैमीट को स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु। और फीमेल में गैमीट को ओवा कहा जाता है, अंडान। तो फीमेल में ओवा है और मेल में स्पर्म। और गैमेटोजेनेसिस में गुणसूत्र आधा हो जाता है जिसको मियोसिस डिवीजन कहते हैं। नॉर्मल बॉडी के सेल में निर्माण के समय जो बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है वो माइटोसिस डिवीजन से। लेकिन जब प्रजनन होता है तो मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे गैमिट बनते हैं स्पर्म और ओवा। और जब स्पर्म ओवा बनेगा गुणसूत्र आधा होगा। तो ये नॉर्मली 2n सेल है, ये भी 2n सेल 46 है। लेकिन यहां जो स्पर्म है वो n सेल के रूप में हैप्लॉयड है, मतलब आधा ही है गुणसूत्र। और आधा जब इसको करेंगे तो स्पर्म में 2 तरह का विकल्प मिलेगा आपको। एक स्पर्म होगा जो 22 प्लस एक्स होगा, और दूसरा जो विकल्प मिलेगा वो 22 प्लस वाई होगा। मतलब मानव में स्पर्म का गुणसूत्र 2 तरह का, कुछ स्पर्म 22 प्लस एक्स वाले और कुछ स्पर्म 22 प्लस वाई वाले। जब ओवा की बात करें तो वहां पर ऑप्शन नहीं है, यहां एक ही तरह का ओवा होता है और वो होता है 22 और प्लस एक्स, गुणसूत्र आधा हो गया।
ये भी है, इसमें 23 गुणसूत्र है, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। क्योंकि 46 का आधा 23 ही होता है, दो तरह का है, आधा आधा होगा तो 2 होगा, लेकिन दोनों सेम ही है। 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, तो 23 23 46 जो था आधा आधा होगी, लेकिन चूंकि एक ही है तो एक ही से समझना। तो ये याद रखना है कि बॉडी के नॉर्मल कोशिकाओं में, सामान्य कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन जब बॉडी में प्रजनन का काम होता है तो जो सेल प्रजनन में भाग लेगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उस सेल में गुणसूत्र आधा हो जाए। और यही गुणसूत्र का बेसिक फीचर है जो आपको ध्यान रखना, और ये सब बना हुआ है इस क्रोमैटिन नेटवर्क से। तो साथियों बिल्कुल याद रखना है कि ये जो चैप्टर में बता रहा हूं, यहां से निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे हर बार पूछेगा, तो यहां पर ध्यान रखना है ये पूरा बेसिक फीचर। बाकी इसकी बातें जो गुणसूत्र से संबंधित बातें हैं हम प्रजनन में बताएंगे, और प्रजनन में ये सब की चर्चा होगी कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मेल फीमेल का काम कैसे होता है, स्पर्म ओवा कहां बनता है, कौन सा स्ट्रक्चर काम करता है, ये सब हम समझाएंगे। तो ये न्यूक्लियस के बारे में विशेष बात है, इसको आप देखें, चीजों को याद करें, फैक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो उसको नोट्स करें, और ध्यान रखें दोस्तों कि मैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाऊं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिसके द्वारा मुझे उत्साह मिले और मैं इसको ज्यादा से ज्यादा आपके तक पहुंचाने का काम करूं। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।